Now, hello students, how are you? Now, welcome to the Rashmi Singh classes. Today we are going to study the second chapter of class 8th, from trade to territory. The company establishes power. ये जो टॉपिक है इसका नाम ही अपने आप में बता रहा है कि what we are going to study in this chapter. From trade to territory means when the Britishers came to India, they have only the one aim to trade with India. And how they became the master of the territory means the company establishes power. कैसे उन्होंने अपनी पावर स्टैब्लिश कर ली इंडिया में, उस पूरे प्रोसेस को वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. क्लियर? ओके. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. Decline of Mughal Empire. The last Mughal emperor was Aurangzeb, and Aurangzeb was very powerful and strong ruler, and he controlled the vast area of India under his control. But after the death of Aurangzeb, the Mughal Empire started declining, and when the center is declining, तो जो regional kingdoms थी they emerged in India. उनका वो धीरे धीरे वापस री इमर्ज होने लगी. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल द अवध, हैदराबाद एंड बंगाल, these regional kingdoms declared themselves as an independent state after the death of Aurangzeb. And by the second half of 18th century, a new power was emerging on the political horizon, the British. Means second half of 18th century एक नई पावर, पॉलिटिकल पावर इमर्ज हो रही थी ब्रिटिशर्स की. दे केम टू इंडिया विद द सिंगल एम ट्रेड. क्लियर? ओके. नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड की जो रानी थी उससे उनको एक रॉयल चार्टर मिला था. अकॉर्डिंग टू दैट दे गॉट द राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, जिसमें लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकती है. एंड दिस चार्टर गेव द एक्सक्लूसिव राइट्स ओनली टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद ईस्ट. कोई और कंपनी वहाँ की यहाँ पर ईस्ट में आके ट्रेड नहीं कर सकती थी. So there is nothing to worry. They didn't have any competitor. तो वो आराम से ईस्ट में हमारे आए इंडिया में for trading purpose. The only aim was trading purpose. And mercantile trading company earns profit. At that time, so many mercantile companies. Mercantile trading companies, what is the meaning of mercantile? Mercantile means the business enterprises who earn the money by buying the commodities from one place in less prices and sell all these commodities in higher prices in abroad to earn the money. That is known as mercantile. So at that time, so many mercantile trading companies earned profit and they move from one place to another place. And when the East India Company arrived in India, पहले वो सोच रही थी कि सिर्फ मैं ही जा रही हूँ क्योंकि और किसी ट्रेडिंग कंपनी को ट्रेड का राइट नहीं मिला है. बट दैट इज ओनली फॉर द इंग्लैंड. लेकिन और कंट्रीज की ट्रेडिंग कंपनी दे रीच टू इंडिया. व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड, उस समय डच, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज वर ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडिया. Clear? And there is a big conflict between the rival companies. Why I am saying the rival companies? Because all four companies wanted the same things for trading. वो क्या चाहते थे यहाँ से? Silk and cotton and spices, which is in great demand in abroad. इन सब चीज़ों की हमारे इंडियन स्पाइसेस एंड कॉटन एंड सिल्क बहुत ज़्यादा डिमांड थी abroad में, फॉरेन कंट्रीज में. दैट्स वाई डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज एंड ब्रिटिश दे वांटेड ऑल दीज थिंग्स. अब आपको पता है अगर एक ही चीज के लिए डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होता है? इट इंक्रीजेस द रेट. रेट बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक पेन है एंड द टू बॉयज दे वांटेड अ पेन क्योंकि उनको एग्जाम देना है
और 5 रुपीज़ का पेन है, एक बच्चा कह रहा है मैं 6 रुपये दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं 10 रुपये दूंगा, मीन्स पेन का रेट बढ़ रहा है बिकॉज सप्लाई एक ही है और डिमांड ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पे भी सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, तो यहाँ पे जो हमारे इन कमोडिटीज़ के जो रेट थे, सिल्क एंड कॉटन एंड द स्पाइसेस, उसके रेट्स बहुत हाई फाई हो गए। बट दिस हाई फाई रेट्स इज़ नॉट गुड फॉर दीज कंपनीज। उनसे क्या होता था, उनका जो प्रॉफिट होता था वो डिक्रीज हो जाता था। यहाँ पे उन्होंने हाई रेट में ये सामान खरीदा और अब्रॉड में बेचा, तो दे अर्न अ लिटिल प्रॉफिट। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, कौन सा रास्ता था? टू एलिमिनेट दिस राइवल कंपनीज, इन राइवल कंपनीज को हटा देना अपने रास्ते में से। सो दे क्रिएटेड प्रॉब्लम in the trade of rival companies. Sometimes they try to sink their ship and they block their routes. तो इसमें क्या होता था, जो trade was carried on by the help of, किसकी हेल्प से? by ammunitions, और हथियारों की हेल्प से ट्रेड होना शुरू हो गया। और अल्टीमेटली चारों में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सक्सेसफुल हो गई इन तीनों को हटाने में, and he establishes his empire in India, and all these three, Dutch, French and Portuguese, they confined to their small pockets. अपनी जो छोटी छोटी पॉकेट्स जहाँ पे वो थे वो वहीं पे confined हो गए, और ईस्ट इंडिया कंपनी establishes their rule, means they इसको सक्सेस मिल गई to eliminate all these three rival companies. क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चे? मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में समझ में आया या नहीं आया तो हम इसको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहाँ आई थी? बंगाल में। जैसे पोर्चुगीज ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी गोवा में, इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री बंगाल में स्टार्ट की थी इन 1651 ऑन द बैंक ऑफ हुगली बैंक जो रिवर है उसकी बैंक पे इन्होंने फर्स्ट अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। And as the trade expanded, they persuaded merchant and traders to come and settle near the factory. और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ, उन्होंने ट्रेडर्स को और मर्चेंट्स को इनवाइट किया कि कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्रीज, एंड बिकॉज ऑफ द राइवल कंपनीज दे कवर देयर फैक्ट्रीज विद द ह्यूज वॉल। अब पूरी फैक्ट्री को ह्यूज वॉल से कवर कर दिया था टू प्रोटेक्ट द फैक्ट्री फ्रॉम द राइवल कंपनीज, मीन्स फोर्टिफिकेशन कर दिया। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे चलते हैं। अब जब उनका ट्रेड एक्सपेंड हो रहा था, देन दे ब्राइब द मुगल ऑफिशियल्स टू गॉट द दीवानी राइट। दीवानी राइट मीन्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू। उन्होंने रिश्वत दे के मुगल ऑफिसर्स को दे गॉट द दीवानी राइट ऑफ 3 विलेजेस। 3 विलेजेस के दीवानी राइट मिल गए, कलिकत्ता, गोविंदपुर एंड सुतनती। दीज वर द 3 विलेज जहाँ के उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे, ठीक है। दीवानी राइट्स ओवर द 3 विलेजेस। नाउ दे कलेक्ट द रेवेन्यू। अब उनको पैसे की भी जरूरत नहीं होती थी कि वो इंग्लैंड से मंगवाए, बिकॉज दे कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द बंगाल। And they persuaded the Aurangzeb, because at that time Aurangzeb was the Mughal emperor, last Mughal emperor, and they persuaded the Aurangzeb and got royal farman from Aurangzeb. According to this royal farman, they got the trade duty free trade. उनको ये मिल गई एक परमिशन कि आप ट्रेड कर सकते हैं, and there is no way to pay the duties. मतलब आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन मिल गई फ्रॉम रॉयल फरमान। क्लियर? एंड उसके बाद लेकिन साथ साथ औरंगजेब ने ये कहा था ट्रेड ड्यूटी फ्री होगा, बट यू हैव टू पे द टैक्सेस टू द नवाब ऑफ बंगाल्स। वहाँ जो बंगाल के नवाब हैं आप उनको टैक्स पे करेंगे। बट इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ड्यूटी फ्री ट्रेड भी किया और टैक्सेस भी पे नहीं किए, तो जिसकी वजह से बहुत रेवेन्यू लॉस हुआ टू द बंगाल नवाब ऑफ बंगाल। क्लियर? एंड द सेम टाइम द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ हो गई, मैंने आपको पहले बताया था, और न्यू रीजनल किंगडम्स री इमर्ज्ड अगेन ऑन द हॉरिजॉन। उसमें बंगाल भी था, और बंगाल वॉज रूल्ड बाय द
सिराजुद्दौला एट दैट टाइम। उस समय सिराजुद्दौला रूल कर रहा था और उसने मना कर दिया, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि नाउ वी आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो जो उन्होंने फरमान दिया था हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी कंसेशन या ड्यूटी फ्री ट्रेड टू द ब्रिटिशर्स। हम ब्रिटिशर्स को इसकी परमिशन नहीं दे रहे हैं। और दे डिमांडेड, मीन्स द नवाब डिमांडेड द ट्रिब्यूट्स एंड टैक्सेस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा था एक तो ड्यूटी फ्री ट्रेड भी नहीं करेंगे एंड आप हमें टैक्सेस भी देंगे और ट्रिब्यूट भी देंगे। एंड ये भी ऑर्डर दिया, स्टॉप ऑल दीज फोर्टिफिकेशन। जो उन्होंने अपनी फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्टिफिकेशन किया था, कहा इसको डिमोलिश कर दीजिए। बट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिनाइड ऑल दीज थिंग्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया। He wrote the disrespectful letters to the नवाब and their officials और उनको humiliate करने लग गए। And ultimately negotiations जब fail हो गई, then नवाब take the 30,000 soldiers and seize the factory। कासिम बाजार में जो उनकी फैक्ट्री थी उसको सीज कर दिया and captured the British officials also। Clear? And as the news reached the Madras, ये न्यूज़ बंगाल की मेड्रास में पहुंची, and Robert Clive was there। He reached the Bengal with his naval fleet। अपने नेवल फ्लीट के साथ बंगाल आ गया। But when he realized that the सिराजुद्दौला was very powerful ruler, कि हम उसके साथ compete नहीं कर सकते, then he thought a new strategy। उसने एक न्यू स्ट्रैटेजी सोची and he made an agreement with the one of the commander of सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के कमांडर जो मीर जाफर था, उससे एक एग्रीमेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, आफ्टर द बैटल, if this battle is won by the Britishers, then मीर जाफर was made the new नवाब of Bengal। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। एंड मीर जाफर ने पार्टिसिपेट नहीं किया इन द बैटल, एंड दिस बैटल वॉज फॉट इन द बैटल फील्ड ऑफ पलाश। एंड पलाश वर्ड इज टेकन फॉर द पलाशी। पलाशी इज अ फ्लावर जिससे कि रंग बनाए जाते हैं होली के, तो उससे प्लासी आया था। एंड इन दिस बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड एंड असैसिनेटेड। उसको मार दिया गया। क्लियर? एंड एट द प्लेस ऑफ सिराजुद्दौला, मीर जाफर वॉज क्राउंड एज अ न्यू नवाब ऑफ बंगाल। बट मीर जाफर वॉज द पपेट रूलर, क्योंकि उसको अंग्रेजों ने बनाया था, तो ही एक्ट एज अ पपेट रूलर। बट अल्टीमेटली ओवर द पासिंग ऑफ टाइम ही रियलाइज दैट आई एम अ नवाब, तो वाई शुड ओबे ऑल द ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिशर्स। एंड ही ऑल्सो अपने जो प्रजा थी उसके सामने अपनी डिग्निटी भी मेंटेन करनी थी, तो ही स्टार्टेड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को डिपोज कर दिया और इन प्लेस ऑफ मीर जाफर दे मेड अ न्यू नवाब। किसको बनाया? मीर कासिम। एंड मीर कासिम वॉज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। बट सेम थिंग हैपेंड। क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम मीर कासिम जो था, ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने उसे भी डिपोज करना चाहा, बट ही डिमांडेड द हेल्प फ्रॉम द नवाब ऑफ अवध एंड द लास्ट रूलर ऑफ मुगल। ठीक है, और जो अवध का जो नवाब था वो शाहजुद्दौला था, शुजाउद्दौला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला एंड शुजाउद्दौला आर द टू नवाब्स। सिराजुद्दौला वॉज द नवाब ऑफ बंगाल एंड शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध। एंड द लास्ट मुगल एम्परर, इनकी तीनों फोर्स दे स्टूड इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश फोर्स एट द बैटल फील्ड ऑफ बक्सर, बट दीज कंबाइंड फोर्सेस डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उन तीनों कंबाइंड फोर्सेस को भी हरा दिया एंड नाउ दे बिकेम द होल सोल मास्टर ऑफ ब्रिटिशर्स। अब उन्होंने ये रियलाइज किया कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पपेट रूलर, बाय नॉट हम ही लोग बन जाए यहाँ के नवाब। एंड द रॉबर्ट क्लाइव थे,
दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज अ रूलर ऑफ बंगाल। तो उन्होंने बंगाल पे अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया। समझ में आ गया कैसे हुआ? बैटल ऑफ बक्सर के बाद उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया और जो पपेट रूलर्स बनाते थे वो जो एक लाइन चल रही थी पपेट रूलर्स की उसको फिनिश कर दिया। क्लियर? तो बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी एक स्टेप था टू एस्टैब्लिशिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। क्लियर? नाउ द कंपनी ऑफिसर्स बिकम नवाब्स। ठीक है? The some British officers were very corrupt, like Robert Clive. He earned a lot of money, and when he returned back to England, he was suspicious by the British Parliament. British Parliament interrogated, and he found culprit. And after some time, he committed suicide. उसने अपने आप को खत्म कर लिया, आत्महत्या कर ली. And but not it doesn't mean कि all the officers they corrupt. Some officials they came from humble families. They came India and earned money and returned back to their country England and lead their life with prosperity. And these peoples were known as nabobs in England. उनको इंग्लैंड में नबोब्स बोला जाता था। क्लियर? एंड द कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब जब कंपनी establishes his rule in Bengal, now he wanted to expand the empire. So he expand the empire in the different ways. कैसे किया? Number one, residents. He put one resident in the local ruler's court, and this resident act as a spy. He worked for the company. रहता उनके कोर्ट में था, but he act as a spy and worked for the company and gave each and every news to the Britishers. And this resident interferes in their internal matters also. किस राजा को दोस्त बनाना है, कौन राजा का सक्सेसर होगा, किसके साथ लड़ाई लड़नी है, किस जो भी है इंटरनल मैटर्स में इंटरप्ट किया करते थे। And the second is subsidiary alliances. According to the subsidiary alliances, the Indian rulers were not allowed to keep their own army. Means they were protected by the British army, and in return they have to give the maintenance money to the Britishers. उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो पैसा होता था that was given by the local ruler, and they were not supposed to maintain their own army. And suppose they were failed to give the money, तो एज पेनल्टी अ पार्ट ऑफ देयर लैंड या टेरिटरी इज टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। तो उनका जो टेरिटरी लेते थे उसको किस में एनेक्स कर लेते थे? ब्रिटिश एम्पायर में। सो दिस इज द सेकेंड वे टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। तो इस वाले सेशन में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? एक बार सम अप कर लेते हैं। द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर, ये तो दिस इज द टॉपिक जो अपने आप में हमें बता रहा है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, रीजनल किंगडम इमर्ज्ड, एंड बाय द सेकेंड ऑफ 18th century the Britishers came to India, and when they arrived India and they got the rival companies over here, the Dutch, French and Portuguese, and they wanted to trade with the same articles या same commodities which were very popular in the abroad. ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने आप को स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो गई, और ये जो तीन थी डच, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज, वो अपनी छोटी छोटी पॉकेट्स तक ही कन्फाइंड रहे। एंड यहाँ पे द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्राइब द मुगल ऑफिसर्स एंड गॉट द दीवानी राइट्स, एंड दे परसुएटेड द Aurangzeb to get the royal farman, and according to this royal farman they got the right of duty free trade. Clear? And उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि जब न्यू रीजनल किंगडम्स अपने आप को डिक्लेयर कर लिया इंडिपेंडेंट, तो दे वर नॉट एग्रीड टू गिव द कंसेशन टू द ब्रिटिशर्स, एंड ब्रिटिशर्स वो कंसेशन चाहते थे, तो दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एंड दिस रिजल्ट इन द बैटल ऑफ Plassey. And
बैटल ऑफ प्लासी का सिराजुद्दौला के हारने का मेन रीजन वॉज ही वॉज नॉट गॉट द सपोर्ट ऑफ मीर जाफर. और मीर जाफर ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज ही मेड एन एग्रीमेंट विद द ब्रिटिशर्स नॉट टू सपोर्ट सिराजुद्दौला इन द बैटलफील्ड. And Mir Jafar was made the new Nawab after the Sirajuddaulah. When he protested against the Britishers, then Mir Qasim was made the Nawab when he protested, and in the Battle of Buxar, Mir Qasim was defeated by the Britishers, and in this way, British establishes the rule in Bengal. Clear? And the company wanted to expansion. तो उन्होंने दो चीजें की. कौन सी? They put the resident in the local rulers code and the subsidiary alliances. क्लियर बेटा? अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. अगर बेल आइकन नहीं दबाया देन यू वोंट गेट माय न्यू नोटिफिकेशन. थैंक यू.